लेता हूँ डायग्राम। पहले स्विच को ओपन करके आप सर्किट को ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो स्विच को अगर ओपन करके सर्किट ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो ये 2 है हमारे पास, ये 3, ये 4 और ये 6। तो अभी हमने क्या किया है, स्विच ओपन किया है। तो ये पहले वाला केस हो गया। तो पहला स्टेप यही होता है स्विच वाले प्रॉब्लम्स में। पहला स्टेप हो जाएगा कि आप क्या करोगे, स्विच को ओपन करके सारे कैपेसिटर्स के ऊपर इनिशियल चार्ज कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है ना। मान लो कि ये 10 वोल्ट का है, तो वही देख रहे हैं ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6, ठीक है। ये हमें मिल गया कितना, 12/5, ठीक है। ये भी हमें दिख रहा है सीरीज में। इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, यानी कि 6/5। और ये दोनों किस में हो चुके हैं, पैरेलल में, तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6/5 प्लस 12/5, यानी कि 18/5। तो अगर मैं देखूं चार्ज थ्रू बैटरी कितना होगा, तो इनिशियल चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q बराबर CV। तो ये हो जाएगा 18/5 इंटू वोल्टेज 10 वोल्ट का है, कितना हो गया 36 माइक्रो कूलम। यानी कि इनिशियली बैटरी से जब आपने स्विच को ओपन रखा होगा, बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया होगा, प्लस 36 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो किया होगा। ये यहाँ से फ्लो करेगा, ठीक है। जब वो यहाँ पहुंचेगा, इसके बाद चार्ज दो रास्तों में डिवाइड होने वाला है। एक ब्रांच हमारे पास ये है और एक ब्रांच हमारे पास ये है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे चार्ज गया होगा Q1 और यहाँ पे चार्ज गया होगा Q2। आपको पता है पैरेलल में, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कैपेसिटर्स के अक्रॉस सेम होता है पैरेलल में अगर बोला जाए, तो चार्ज जो है वो कैपेसिटेंस के रेशियो में डिवाइड होगा। यानी कि Q1/Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1/C2। ये हम इक्विवेलेंट पहले निकाल चुके थे, तो C1 हो गया हमारा 6/5 अपॉन C2 हम पहले निकाल चुके हैं 12/5। ये आ जाएगा 1/2, यानी Q1/Q2 का रेशियो क्या हो गया, 1/2। तो मैं सिंपली बता सकता हूँ Q1 कितना होगा, Q1 हो जाएगा 1/3 ऑफ टोटल चार्ज जो कि है 36, यानी कि 12 माइक्रो कूलम, और Q2 हो जाएगा 2/3 ऑफ 36, ठीक है ना, यानी कि 24 माइक्रो कूलम। तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, ठीक है। अब आप देखो इस सर्किट में मैं चार्ज को पहले बना लेता हूँ प्लेट से ऊपर। ये सम ऑब्वियसली लेंथी होते हैं, तो ये इस तरह से, ये था स्विच ओपन होने से पहले की सिचुएशन। अब यहां से चार्ज हमें पता लग चुका है कि Q1 फ्लो किया है और Q1 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 12, और यहां से चार्ज फ्लो किया है 24 माइक्रो कूलम। ये 2, ये 3, ये 4, ये 6, मैं सभी प्लेट्स पे बना लूंगा। यहाँ से चार्ज फ्लो करता हुआ है, तो इस पे आएगा +12, इस पे आएगा -12, इस पे +12, इस पे -12। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सीरीज में। अगर यहाँ पे आप देखो तो इस पे आ गया होगा +24, इस पे -24, +24 और -24, ठीक है ना। इस तरह से हमने क्या कर लिया, इनिशियली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया सभी के ऊपर। अब हम देख लेते हैं फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो फाइनली आप क्या करो, सर्किट को क्लोज कर दो। अगर आप सर्किट को बंद कर दोगे स्विच को क्लोज करने के बाद, तो सर्किट ऐसा दिखेगा, कुछ इस तरह का। ठीक है ना। अब हम देख सकते हैं कि ये 2 और ये 4, ये 3 और ये 6, ये 2 और ये 4 किस में आ चुके हैं अब, पैरेलल में, और ये 3 और 6 किस में आ चुके हैं, पैरेलल में, और ये दोनों किस में आ गए होंगे, सीरीज में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट तो हमें मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 6। इन दोनों का इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 9। और फिर ये सीरीज के अंदर है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो C1C2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी 6 इंटू 9 अपॉन 15। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ये 5 2 18/5 माइक्रो फैरेड, ये आ चुका है इक्विवेलेंट। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में भी यही हुआ था और इस क्वेश्चन में भी यही हो रहा है, डेटा मैच हो जा रहा है। इसका आंसर भी 0 ही आएगा लगभग। क्यों आएगा 0, क्योंकि मुझे यहाँ से आइडिया लग रहा है पहले भी इक्विवेलेंट क्या आया था हमारा, 18/5 आया था, और अभी भी इक्विवेलेंट कितना आ गया है, 18/5 आ गया है। और दूसरी चीज जो हम करते थे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो वहां पे भी देखो पहले यहाँ पे इक्विवेलेंट आया था 6/5, और यहाँ पे आया था कितना 12/5, तो डबल होता था सीधे। यहाँ पे भी देखो 2 का डबल है 4, इसलिए मैं सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर भी वही आने वाला है।
तो थोड़ा डेटा चेंज करके कर लेते हैं। उसके अगर हम डेटा चेंज कर देंगे ना थोड़ा सा, तो फिर अलग आंसर आ जाएगा। मतलब इस केस में भी जीरो ही आएगा अगर हम फाइनली भी सॉल्व करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, वापस से चार्ज निकालूंगा, उसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, सेम डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। फिर से चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, क्यू, जो पहले आई थी आपकी, सेम 36 वैल्यू आने वाली है। यहाँ पे फिर से Q1 Q2, फिर से वही रेशियो आएगा, Q1/Q2 की वैल्यू आपको फिर से 1/2 मिलेगी। फिर इस प्लेट के ऊपर कितना आ जाएगा, +12, इस पे -12, इस पे +24, इस पे -24, ठीक है ना। सिमिलरली हम इसमें बता सकते हैं, इनमें भी चार्ज जब डिवाइड होगा तो ये 3 है, ये 6 है, इसमें डबल चार्ज आएगा, इसमें आधा चार्ज आएगा, +12 -12 +24 -24। तो अब करना क्या होता था, अब आइसोलेटेड प्लेट्स देखते थे। आइसोलेटेड प्लेट्स है कौन सी वाली, तो इन प्लेट्स को आइसोलेटेड प्लेट्स बोला जाएगा। ये जो मैं डार्क तरीके से बनाऊंगा ये, तो इनमें से किसी भी एक सेट को देख लेते हैं आप। इनिशियली इस सेट पे टोटल चार्ज कितना था, इस आइसोलेटेड प्लेट के सेट पे इनिशियल चार्ज था 0, +12 और -12। और अभी भी आप इनके ऊपर देखो तो अभी भी कितना है, 0। इनके पास चार्ज आने का रास्ता कौन सा है, आप देखो, यहाँ से चार्ज आ नहीं सकता, यहाँ से चार्ज आ नहीं सकता, चार्ज सिर्फ यहीं से फ्लो होकर आ सकता था। लेकिन अभी भी टोटल सम क्या है, 0, यानी कि कोई चार्ज फ्लो करके नहीं आया होगा। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, जिसमें कि हम क्या करेंगे, डेटा अलग ले लेते हैं ताकि इक्विवेलेंट सेम ना आए जब हम स्विच बंद करें तो। ठीक है, फिर देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी चार्ज की। मेथड तो शायद तुम लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा, एक बार खुद से ट्राई करो और मैं भी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। तो डेटा चेंज कर लेते हैं। तो ये ले लो 2, ये ले लो 4, और यहाँ कुछ अलग ले लेते हैं, से 3 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है ना। और ये आपका स्विच था एस, और वही बैटरी ले लो 10 वोल्ट की। अब हमें बताना है कि स्विच से कितना चार्ज फ्लो करेगा जब हम स्विच को बंद करेंगे। एक बार ट्राई करो सभी लोग, पहले स्विच को ओपन करके हर एक कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज लिखो, फिर स्विच को बंद करके हर एक कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज लिखो, और फिर किन्हीं भी एक सेट को देख लो, पेयर ऑफ प्लेट्स को, जैसे इन दोनों को देख लो या फिर इन दोनों को देख लो, क्योंकि आइसोलेटेड है। ट्राई करो जरा, तो ये सर्किट ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। ये 2, ये 3, ये 4 और ये 4। आप पहले से इक्विवेलेंट निकाल लो, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये दोनों सीरीज में कितना हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में, और फिर ये दोनों ब्रांचेस किस में है, पैरेलल में। तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 × 3/2 + 3, और प्लस पैरेलल में तो डायरेक्टली जुड़ जाता है, 4 × 4/4 + 4, ठीक है ना। तो ये हमें मिल गया 6/5 + 2, यानी कि 16/5 माइक्रोफैरेड। तो पहले का सीक्वेंट आपका कितना है, 16/5 है, ठीक है ना। ये सीक्वेंट आ गया है। तो शुरुआत में चार्ज कितना फ्लो करेगा बैटरी से, मैं वो निकाल लेता हूँ। वो जाता है CV, सीक्वेंट 16/5 है, बैटरी के यहाँ पे 10 वोल्ट है, 32 माइक्रोकूलम चार्ज बैटरी से निकला होगा, ठीक है ना, यहां से। यानी कि यहां से चार्ज कितना आएगा आपका, 32 माइक्रोकूलम चार्ज आ रहा होगा। अब चार्ज वापस से इन ब्रांचेस में डिवाइड होने वाला है। मैं मान लेता हूं इस तरफ चार्ज जाएगा Q1 और इस तरफ चार्ज जाएगा Q2। आपको पता है पैरेलल के अंदर Q1/Q2 ये इक्वल होता है C1/C2। इस ब्रांच का इक्विवेलेंट हम निकाल चुके हैं 6/5 अपॉन C2। इस ब्रांच के इक्विवेलेंट हम निकाल चुके हैं 2, ठीक है ना। इस तरह से चार्ज क्या हुआ होगा, डिवाइड हुआ होगा। तो ये हमें मिल जाएगा कितना, 3/5, यानी कि चार्ज किस तरह से डिवाइड होगा, 3/5 के रेशियो में, ठीक है ना। तो चार्ज सिंपली हमने डिवाइड कर दिया 3/5 में। अब देख लो कितना चार्ज किस में फ्लो कर रहा होगा। Q1 की वैल्यू अगर यहां से निकाली जाए तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी 3/8 ऑफ आने वाला चार्ज, जो कि क्या है 32 है टोटल, यानी कि 12 माइक्रोकूलम। और Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/8 ऑफ आने वाला चार्ज जो है, जो कि है 20 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। तो इस तरह से चार्जेस आ गए। अब मैं प्लेट्स पे लिख देता हूँ। तो इस प्लेट पे चार्ज कितना आएगा, Q1 क्योंकि फ्लो करके आया है, तो पहली प्लेट पे +12, दूसरी पे -12, फिर +12, फिर -12, क्योंकि ये सीरीज में है। सिमिलरली Q2, तो यहाँ पे आएगा +20, -20,
+20 और -20। अब हम क्या करेंगे, स्विच को ओपन कर देंगे, सॉरी क्लोज कर देंगे। स्विच को अगर आपने क्लोज किया है तो अब सर्किट कैसा दिखेगा, अब सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। ये यहाँ पर दूसरा कैपेसिटर, कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी जहां पे ये 2 है, ये 4, ये 3 और ये 4। अब हम देख सकते हैं ये पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा, 6। ये भी पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा हमें, 7। ठीक है ना। अब इन्हें निकाल लेते हैं, इनका इक्विवेलेंट टोटल जो आने वाला है, क्योंकि ये किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, तो इक्विवेलेंट हमें कितना मिल जाएगा, 6 × 7 अपॉन 6 + 7। ठीक है ना, यानी कि ये हमें मिल गया कितना, 42/15 माइक्रो फैरेड। तो अब देख लो आप कितना चार्ज निकल रहा होगा बैटरी से, तो Q बराबर हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V, जो हमें दिया हुआ है 10। ठीक है ना। तो ये लगभग आ जाएगा कितना, 28 माइक्रो कूलम। तो इस केस में चार्ज फ्लो किया होगा 28 माइक्रो कूलम। फिर से चार्ज डिवाइड होगा, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे क्या होगा Q1 और यहाँ पे क्या होगा Q2। तो आप देख सकते हो Q1/Q2 क्या होना चाहिए, 2/4, यानी 1:2 के रेशियो में। Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 ऑफ 28। ठीक है ना, यानी 28/3 माइक्रो कूलम, अगर मैंने सही कैलकुलेट किया है तो। क्या नीचे 13 आ रहा है, अरे यार हाँ, यहाँ 13 आ जाएगा, 42/13। 42/13 आएगा यहाँ पे नीचे। तो ये आपको मिल गया 420/13 माइक्रोकूलम चार्ज, जो कि फ्लो करके आ रहा होगा 420/13। उसे डिवाइड करना है हमें। तो Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q1 की वैल्यू आ जाएगी 420/13 इंटू जो चार्ज टोटल आया है हमारे पास, रेशियो है 1:3। ठीक है ना। तो ये 420/39 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा Q1, यानी इसके ऊपर जो चार्ज आया होगा वो आपको मिल चुका है। ठीक है ना। सिमिलरली इसके ऊपर जो चार्ज होगा हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, Q2। इसी को डिवाइड करना है आपको 420/13 इंटू 2:3 के रेशियो में। तो ये शायद आ रहा है 280/13 माइक्रोकूलम। ठीक है। अब वही चार्ज क्या होगा, इनके अंदर भी डिवाइड होने वाला है। तो क्या हो गया, कोई क्या बोल रहे हो बेटा, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। यहां से हमने Q1 और Q2 कैलकुलेट कर लिया है। अब यही चार्ज क्यों होना है, वापस से डिवाइड होने वाला है इस 3 और इस 4 में भी। तो आपको फिर से निकालना पड़ेगा Q1/Q2 का रेशियो। ठीक है ना। तो फिर से चार्ज डिवाइड किस में होगा, 3:4 के रेशियो में। ठीक है ना। जो चार्ज हमारे पास टोटल कितना आ चुका था, 420/13 आ चुका है, उसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस पे देख लेते हैं, हमें तो इसी चार्ज से मतलब है। इस पे जो चार्ज जाएगा कितना जाएगा, वो जाएगा 3/7 ऑफ 420/13। ठीक है ना, यानी कि शायद 180/13 माइक्रोकूलम। तो आपको पता लगेगा इस प्लेट के ऊपर जो होगा पॉजिटिव 180/13 आ रहा है चार्ज, और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव हम निकाल चुके थे Q2 420/39। समझ आ रहा है। इसे पुट कर देंगे, नेट चार्ज कितना हो गया हमारे पास, -420/39 प्लस 180/13। तो अगली चीज है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो देखो, अभी तक ये पता लग चुका था कि कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर की हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। हमें पता है जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे एनर्जी होगी। ठीक है, हम ये क्वेश्चंस कर भी चुके हैं उसके ऊपर, एनर्जी डेंसिटी के ऊपर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने फॉर्मूला देखा था, किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है E,
तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है ना। अब वही हम यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला आया कहां से था। सबसे पहले मैं वो देख लेता हूँ, फिर हम देख लेंगे कि किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी स्टोर होती है, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप उसे कोई भी चार्ज दोगे तो सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि उसके अंदर नेट फील्ड क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। मैं मान लेता हूं कंडक्टर को हमने चार्ज दिया है और सिग्मा है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। ऐसे केस के अंदर एक चीज हमें पता है कि अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, जीरो, और सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, बाहर होगी। यानी कि अगर पूछा जाए कि कंडक्टर के अंदर वाली वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो उसका आंसर तो हम क्या दे देंगे, जीरो दे देंगे, क्योंकि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या है, जीरो है। तो सारी एनर्जी कहां पर है, बाहर है। एक फॉर्मूला और हम देख चुके थे कि किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। किसी भी कंडक्टिंग सरफेस जिसके ऊपर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, उसके ऊपर प्रेशर क्या आ जाता है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। अब मान लो कि यही कंडक्टर हमारे पास है और इसकी कुछ वॉल्यूम होगी। मैं क्या करता हूं, इसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता हूं डीवी से, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर बाय डीवी, कुछ इस तरह से। तो मान लो कि इस तरह से हमने उसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर दी है डीवी से। अब आप ऐसा देख सकते हो कि जो रीजन पहले उसके बाहर था अब वो उसके अंदर आ चुका होगा, इतनी वॉल्यूम, इतनी वॉल्यूम अब उसके अंदर और बढ़ चुकी है, ठीक है ना। तो इस वॉल्यूम के अंदर पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अगर मैं इसे पहले ड्रॉ करता तो ये वाली वॉल्यूम थी, तो वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यानी वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी तो थी। और अब कंडक्टर का आपने वॉल्यूम बढ़ा के डीवी से ये फाइनल वॉल्यूम कर दिया है, तो ये जो छोटी सी बाहर वाली वॉल्यूम थी ये भी अब कहाँ आ गई है, कंडक्टर के अंदर आ चुकी है। तो इस वॉल्यूम के अंदर फाइनल एनर्जी में क्या बता सकता हूं, फाइनल एनर्जी इसके अंदर क्या आ गई होगी, जीरो। क्यों होगी फाइनल एनर्जी जीरो, क्योंकि हमें एक चीज पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। तो पहले तो ये रीजन जो छोटी सी वॉल्यूम में कंसिडर कर रहा हूं, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, छोटी सी वॉल्यूम डीवी जो मैं कंसिडर कर रहा हूं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यानी कि उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी थी। अब क्योंकि हमने इसकी वॉल्यूम को डीवी से बढ़ा दिया है, तो अब वो छोटी सी वॉल्यूम इस कंडक्टर के अंदर आ गई है, तो फाइनल एनर्जी में क्या बोल सकता हूँ, उसके ऊपर जीरो है। मैं मान लेता हूं कि इनिशियल एनर्जी इस वॉल्यूम में, इनिशियल एनर्जी इन वॉल्यूम डीवी इज यू, ठीक है ना। इनिशियल एनर्जी कुछ यू है। तो हम एक चीज बता सकते हैं कि जो चेंज इन एनर्जी हुआ है वो क्या हो जाएगा आपका, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यानी कि जीरो माइनस यू या माइनस यू, ये हो गई है चेंज इन एनर्जी। अच्छा, ये एनर्जी कहां से आई होगी, हमें पता है इसकी वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा, और वही इक्वल हुआ होगा किसके, चेंज इन एनर्जी ऑफ द कंडक्टर के, ठीक है ना। बेसिकली वॉल्यूम में जो एनर्जी थी उसके चेंज के इक्वल होगा। तो वर्क डन आप सिंपली बता सकते हो कि वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन एनर्जी, यानी नेगेटिव ऑफ माइनस यू, यानी कि यू, ठीक है ना। ये है इनिशियल एनर्जी जो कि स्टोर थी। अब मैं वर्क डन कैलकुलेट कर लेता हूं। वर्क डन आप यहां से इस तरह से बता सकते हो, हर जगह पे कंडक्टर की सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हमें पता है कितना है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ हमें वो भी पता है, वॉल्यूम में चेंज हुआ है डीवी। तो वर्क डन अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो उससे मैं बता सकता हूं पी एक्सटर्नल डीवी से, ठीक है ना, छोटी सी वॉल्यूम के लिए। तो उसे हम लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डीवी। ये आपका मिल गया है वर्क डन। ये ऐसे मैं कह सकता हूं नेगेटिव ऑफ चेंज इन एनर्जी ऑफ द वॉल्यूम, यही हमें कैलकुलेट करना था। अगर आप डीवी को नीचे ले जाओ तो यहां मिलेगा डी यू बाई डीवी। ये क्या हो गया बेसिकली, ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। इसी को हम क्या नाम देते हैं, इसी को हम नाम देते हैं एनर्जी डेंसिटी।
उसकी वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, उसकी वैल्यू मिल गई सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। इसी में अगर आप एप्सिलॉन नॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे मिलेगा आपको हाफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। अभी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो ये भी चीज हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट अगर आपके पास है किसी भी शेप की, अगर आप उसके पास बहुत ही पास एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हो, सरफेस से बहुत ही पास अगर एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हो, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है। तो यहां से हमें एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला मिलता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी जस्ट पास वाले पॉइंट पर, वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही आने वाली है। तो एक चीज तो क्लियर है, अगर हमें कहीं पर भी एनर्जी डेंसिटी पता है तो फिर हम क्या बता सकते हैं, टोटल एनर्जी स्टोर्ड बता सकते हैं। इस पे कुछ क्वेश्चंस हमने कर भी लिए थे, जैसे कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि मान लो एक कंडक्टर है आर रेडियस का, जिसको चार्ज क्यू दे दिया गया है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर रही होगी इस तरह से। ठीक है ना। अब कोई अगर पूछ ले कि बताओ आर से लेके 2r दूरी तक जो भी वॉल्यूम होगी, ऑब्वियसली स्फेरिकल वॉल्यूम होगी, उसके अंदर कितनी एनर्जी टोटल स्टोर्ड है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। आप क्या करोगे, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाओगे, dx थिकनेस का एक हॉलो शेल कंसीडर करोगे, वहां पे एनर्जी डेंसिटी लिखोगे, इनटू उसकी छोटी सी वॉल्यूम लिखोगे, उससे छोटी सी एनर्जी मिलेगी, उसे इंटीग्रेट करके आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन से किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट करने का तरीका। अब कैपेसिटर में हम इसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो वो देख लो। ठीक है ना। कैपेसिटर में बताना काफी आसान है। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लो कि आपके पास इस तरह से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जहां प्लेट्स का जो एरिया है उसको मैं बोल देता हूं ए है, सेपरेशन बीच का जो है वो है डी। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, ये पॉजिटिव सिग्मा बोल देते हैं, ये माइनस सिग्मा बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना हो जाता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड की अगर बात की जाए कैपेसिटर में, एनर्जी स्टोर्ड, तो वो हम क्या बता सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा डेंसिटी और इनटू वॉल्यूम। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप एनर्जी स्टोर्ड बता सकते हो। डेंसिटी हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, और इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, प्लेट का एरिया इनटू थिकनेस, ए इनटू डी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें पता ही है पैरेलल प्लेट का, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। रीअरेंज करेंगे, टोटल एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय 2c। इसे रीअरेंज करके ऑब्वियसली आपको मिलेगा क्यू स्क्वायर बाय 2c। फिर एक क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, c इंटू वी, अगर v वोल्ट उसके अक्रॉस आपने बैटरी लगाई है तो हमें क्या याद रखना है कि अगर आपके पास कोई भी कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है c और उसे बैटरी v के अक्रॉस लगा दिया गया है, चार्ज उसको ऑब्वियसली प्लस क्यू और माइनस क्यू आ गया है, कोई पूछे कि उसमें स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है, तो आप सिंपली बता दोगे हाफ सी वी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का। ठीक है ना। तो पीडीएफ में आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा एनर्जी डेंसिटी का, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, हमें याद क्या रखना है, मेनली आपको याद रखना है कि अगर कैपेसिटेंस सी है और उसको v वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस लगा दिया गया है, तो उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो कितनी हो जाती है, हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय 2c। ठीक है, कर लेते हैं क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, टू प्लेट्स ऑफ एरिया ए नॉट ईच आर केप्ट एट अ सेपरेशन d इन वैक्यूम, चार्जेस आर प्लस q एंड माइनस q, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो ये मैं कर देता हूँ, काफी सिंपल सी क्वेश्चन है। दो प्लेट्स के बारे में बताया गया है, बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही बन रहा है। ये बता दिया है Q है, यहाँ माइनस Q है, एरिया आपको दे दिया गया है E है, A है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एनर्जी बतानी है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, सिंपली Q स्क्वायर बाय, आपको चार्ज किसका रखना होता है, पॉजिटिव प्लेट का,
बाय 2c। तो 2 इंटू सी, हमें पता है कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। ये हो गई एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो अच्छी बात यह है कि जहां इंटीग्रेशन चाहिए भी होगा ना, वहां पे भी आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे। पहले तो यही प्लेट्स वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमें बताना है फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे एग्जैक्टली कैपेसिटर नहीं लिए, पर दो प्लेट्स ले लिए जो एक दूसरे को फेस कर रही हैं और उन पे अलग अलग चार्ज दे दिया गया है। तो उनके बीच में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है हमें वो बताना है। बताओ। जैसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो आप, एक पे चार्ज Q दिया गया है और एक पे चार्ज -2Q दिया गया है। हर एक प्लेट का एरिया A लिया गया है और बीच का सेपरेशन D लेना है। तो एक चीज तो हम जानते हैं कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। तो इन सारी प्लेट्स जिनका एरिया A है और सेपरेशन D है, उन सभी का कैपेसिटेंस तो क्या आने वाला है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D ही आने वाला है। ठीक है ना। अब बात आती है कितनी एनर्जी इनके बीच में स्टोर्ड है। तो उसके लिए सिंपली Q² / 2C फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज यहाँ पे दिया नहीं है। हालांकि आप निकाल सकते हो पर उसकी जरूरत नहीं है। सिंपली मैं क्या कर दूंगा, मुझे बस देखना है कि कैपेसिटर का चार्ज कितना है। तो एनर्जी स्टोर्ड की अगर मैं बात करूं तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन वो किस चार्ज की वजह से होगी आपको सिर्फ ये देखना है। तो हमें पता है दो प्लेट्स अगर एक दूसरे को फेस कर रही हैं तो उनकी आउटर मोस्ट सरफेस के ऊपर तो चार्ज आता है टोटल चार्ज का हाफ, तो हो जाएगा -Q/2 और यहाँ हो जाएगा -Q/2। यहाँ पे क्योंकि चला गया -Q/2 तो यहाँ पे हमें चार्ज मिल जाएगा कितना, 3Q/2 और यहाँ मिलेगा -3Q/2। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या हो गया आपका, 3Q/2। तो यहाँ पे बस हम लिख देंगे 3Q/2 का होल स्क्वायर बाय 2C, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। और ये हो जाएगी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। यानी कि कौन सा वाला चार्ज लिया जाएगा, वो चार्ज जो कि कॉमन है दोनों प्लेट्स में। ठीक है ना। ट्राई कर सकते हो आगे, सभी लोग सेकंड वाला ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है। सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है वो भी, सेकंड वाला भी। तो इसमें चार्ज दिया गया है 3Q और 7Q। 3Q 7Q टोटल सम हो गया आपका 10Q। तो बाहर क्या होगा 5Q और यहाँ भी होगा 5Q, जिससे यहाँ पे आया -2Q और यहाँ पे आया 2Q। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर हो चुका है +2Q। तो सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे, एनर्जी स्टोर्ड 2Q² / 2C। टू इसमें एक प्लेट है उस पर चार्ज दिया है -5Q और एक प्लेट है उस पर चार्ज दिया है 3Q। क्या आएगा बताओ। कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी बिटवीन द प्लेट्स। तो इसमें एक प्लेट को अर्थिंग कर दिया गया है बस। आए किसी का, तो ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं पहले ही हम। अगर एक प्लेट को अर्थिंग कर दी जाती है तो उससे क्या समझ आता है कि आउटर मोस्ट प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कोई इन्हें बॉन्ड नहीं रख रहा है। तो इसका सारा चार्ज यहाँ पे रहने वाला है -5Q। फाइनली यहाँ पे भी चार्ज क्या होने वाला है, +5Q। कोई अगर पूछे कि अर्थ से कितना चार्ज फ्लो करके आया तो आंसर होगा +2Q।
खैर एनर्जी स्टोर्ड पूछा गया है, कॉमन चार्ज क्या है आपका 5Q, तो Q²/2 इंटू C। कोई डाउट किसी को? जब भी अर्थिंग कर दी जाएगी और जो दूसरा वाला फेस है जो कि दूसरी प्लेट को फेस नहीं कर रहा है, तो उस पर जो चार्ज होता है वो सारा का सारा कहाँ चला जाता है, फ्लो करके अर्थ में चला जाता है। और एक चीज हमें पता है कि फेसिंग प्लेट, फिफ्थ में भी एक प्लेट को अर्थिंग कर दिया गया है, इस पे चार्ज 5Q था, इस पे 3Q था। याद क्या रखना है, आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज क्या हो जाएगा 0, तो इसका सारा चार्ज यहाँ रहेगा 3Q, यहाँ रहेगा -3Q। अगर कोई पूछे अर्थ से कितना चार्ज फ्लो करके आया तो हम बोलेंगे -8Q चार्ज फ्लो करके अर्थ से आया है, तभी टोटल चार्ज क्या हुआ है -3Q है। खैर कॉमन चार्ज क्या हो गया है 3Q, एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगी Q²/2C, 3Q²/2 एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है ना। तो पैरेलल प्लेट के अंदर तो आप एनर्जी स्टोर्ड बता सकते हो। आगे देख लेते हैं और दूसरे टाइप का अगर कैपेसिटर दिया हो, जैसे कि हमें अगर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर दिया हुआ है जैसे कि फर्स्ट केस में दिख रहा है, तो फिर एनर्जी स्टोर्ड क्या बताई जाएगी। ट्राई करो सभी लोग। सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना है हाफ CV², क्योंकि हमें पता है कि कितना वोल्टेज अप्लाई किया गया है कैपेसिटर के अक्रॉस। ठीक है। तो जैसे फर्स्ट केस है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला लगाना है आपको सिर्फ हाफ CV²। तो यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लिया गया है, ठीक है ना, और उसके अक्रॉस बैटरी लगाई है V0 वोल्ट की, इनर रेडियस R, आउटर रेडियस ले रखी है 3R। तो सिंपली फॉर्मूला लगा दोगे हाफ V0² इंटू कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ गया था हमारे पास, बता दो आंसर क्या आ जाएगा। सिर्फ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखना है आपको। क्या आ गया था 2πε0L/ln R2/R1 यानी कि 3R/R हमें क्या मिल जाएगा 3 सिंपली। ठीक है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो उसमें भी आप लगा सकते हो। एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगी, आउटर रेडियस दिया गया है 2R और इनर रेडियस दिया गया है R, और 3V0 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हाफ CV²। स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला हम निकाल चुके थे 4πε0 R1R2/R2 - R1, तो वो हो जाएगा 4πε0 R1R2 यानी कि R इंटू 2R/R2 - R1, 2R - R इंटू 3V0 का स्क्वायर। तो इसमें हम इंटीग्रेशन से बच रहे हैं, देख रहे हो ना, इन सभी क्वेश्चंस में हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वरना आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके हॉलो शेल कंसिडर करना पड़ता और छोटी सी एनर्जी डेंसिटी का एलिमेंट हम लिखते और फिर इंटीग्रेट करके टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते। लेकिन क्योंकि अब हमें फॉर्मूला पता लग चुका है कि कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है, हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे। कोई डाउट किसी को? नहीं। फोर्थ क्वेश्चन ट्राई कर लो, जल्दी से बता दो क्या आएगा। फोर्थ क्वेश्चन में एक सर्किट जैसा दिया हुआ है, आपको बताना है टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितनी है कैपेसिटर्स में। फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो सभी लोग। ठीक है, सारे कैपेसिटेंस सी दिए गए हैं। 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है और सी की वैल्यू 2 माइक्रो फैरेड है। टोटल एनर्जी स्टोर्ड बतानी है, सिंपल फॉर्मूला है हाफ CV²। बताओ कितना आएगा। आपको सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, सी की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में पहले से। कितना हो जाएगा सी इक्विवेलेंट देख सकते हैं, ये सीरीज के अंदर है, ठीक है ना, सीरीज के अंदर हमें सी दिए गए तो कितने हो जाएंगे C/2, C/2 और C पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा 3C/2 और 3C/2 और ये दोनों मिलके कितने हो गए C/2, ये फिर से किसमें है, सीरीज में है। तो सी इक्विवेलेंट निकालना था आपको बस,
यहाँ पे 3c/2 और ये c/2, तो 3c/2 इंटू c/2 अपॉन 3c/2 प्लस c/2, ठीक है ना। ये हमें मिल जाएगा कितना, 3c/8। ये आपका सी इक्विवेलेंट आ चुका है। सी की वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड पुट कर देते हैं, हो जाएगा 3/8 इंटू 2 यानी कि 3/4 माइक्रोफैरेड। तो एनर्जी क्या हो जाएगी टोटल स्टोर, हाफ CV²। आपको बस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। यहाँ पे 0 मान लें, यहाँ पे -10, यहाँ पे +20 करोगे कितना बचेगा, 10। तो कैपेसिटर्स के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट का है। हो जाएगा हाफ, सी हम निकाल ही चुके हैं, 3/4 माइक्रो फैरेड इंटू V², 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ जाएगा 75/2 माइक्रो जूल। तो इतनी एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर्स के अंदर, 75/2 माइक्रो। कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस अगर हमें मिले, कुछ मेथड्स हैं, आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा और कई सारे क्वेश्चन करने के बाद आप समझ जाओगे किस क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहला मेथड जो आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का, उसे हम बोलते हैं पॉइंट मेथड, ठीक है ना। पॉइंट मेथड का सिंपली मीनिंग होता है कि आपको सर्किट को क्या करना है, रीड्रॉ करना है। और सर्किट को इस तरह से रीड्रॉ करना है कि सेम पोटेंशियल वाले जो पॉइंट्स थे, अगर क्वेश्चन में वो अलग अलग ड्रॉ करके दिखाए गए थे, तो उन्हें आप एक ही पॉइंट से ड्रॉ करके दिखाओ। मतलब क्या हुआ इसका, एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आएगा। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल में लेता हूं। मान लो कि इस तरह से एक कंडक्टिंग वायर दिया गया और 4 कैपेसिटर हमें दिए गए हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। मैं बोल देता हूं ये पॉइंट है बी पॉइंट और ये पॉइंट है ए पॉइंट, और सारे कैपेसिटर सी हैं। आपको बताना है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। तो पॉइंट मेथड का मीनिंग सिंपली क्या है कि आप उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो कैपेसिटर्स के अक्रॉस जिनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। उन कैपेसिटर्स को आइडेंटिफाई करो। जैसे इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है ए, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो कुछ होगा VA। सिमिलरली इस पॉइंट को नाम दिया गया है B, यहाँ का पोटेंशियल है अगर VB, तो क्या मैं बता सकता हूं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। तो क्योंकि आप देख सकते हो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चल के जाने में सिर्फ एक कंडक्टिंग वायर है, और ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर आप कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस चलते हो तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप या गेन नहीं आता। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर VB था तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी VB होगा। यानी इस पॉइंट को नाम मैंने अगर B दिया था तो इस पॉइंट को भी नाम मैं B ही दे सकता हूं, क्योंकि देखो आप सिंपली कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। और ये अगर B है तो इसे भी मैं क्या बोल सकता हूँ, B बोल सकता हूँ। ये B है तो इसे भी मैं क्या बोल सकता हूँ, B बोल सकता हूँ। अब आप देखो आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो थे वो कौन कौन से थे। इस कैपेसिटर के 2 एंड्स थे, जिनमें से एक A है एक B है। इस कैपेसिटर के भी 2 एंड्स थे, एक A है एक B है, एक A है एक B है। कोई भी पॉइंट अननोन नहीं रह गया है। तो अब मैं सर्किट को क्या करूंगा, रीड्रॉ। और रीड्रॉ करके, क्योंकि मुझे पता है सर्किट में सिर्फ 2 ही पॉइंट्स आ रहे हैं A और B, तो उन्हें मैं इस तरह से दूर दूर बना दूंगा। अब देख लेते हैं, ये वाला कैपेसिटर आप देख सकते हो A और B के बीच में है और कुछ नहीं है। A और B के बीच में सिर्फ एक C दिख रहा है, तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया। फिर आप इस कैपेसिटर को देखोगे तो आपको दिखेगा A और B के बीच में एक और कैपेसिटर है C, ठीक है। तो उसे मैं किस तरह से बनाऊंगा, इस तरह से, ना कि इसके साथ। क्यों मैंने इसके साथ क्यों नहीं बनाया, इसके साथ इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इस कैपेसिटर का एक एंड तो A से कनेक्ट होना चाहिए और एक एंड B से कनेक्ट होना चाहिए। सिमिलरली मैं इस थर्ड कैपेसिटर को बना सकता हूं ये, और फाइनली आप इस फोर्थ कैपेसिटर को भी ड्रॉ कर सकते हो ये, क्योंकि इन सभी के एंड्स क्या थे, A और B थे। तो हमें 4 कैपेसिटर्स मिल गए जो कि पैरेलल में है, CC। 4 कैपेसिटर्स पैरेलल में, सिंपली आप ऐड करोगे आंसर क्या आएगा, 4C। तो इस तरह से हमने निकाला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस पॉइंट मेथड से किया जा सकता है, नहीं। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस ही होंगे जो कि बेस्ड होंगे, क्वेश्चनर जो क्वेश्चन दे रहा है वो चाहता है आपसे कि आप ये मेथड यूज करो, ठीक है ना। तो करना क्या होगा, आपको सबसे पहले अप्रोच इसी मेथड से लगानी है। कोई भी क्वेश्चन आपको जब मिलता है, आप पॉइंट्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करो, सर्किट को रिड्रॉ करो, और सर्किट सिंप्लीफाइड दिख जाए तो इक्विवेलेंट का आंसर बता दो। जरूरी नहीं है कि 2 ही पॉइंट्स आए, 3 पॉइंट भी आ सकते हैं, 4 पॉइंट भी आ सकते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। देख लेना आगे, जैसे ये एग्जांपल हो गया हमारा।
आगे क्वेश्चन मैंने दिए, इनका इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करना है ए और बी के बीच में। जैसे यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये सभी पॉइंट मेथड पे बेस्ड है, पहले से ही हमें पता है, तो आपको पता है करना क्या है। ठीक है, ट्राई करो सभी लोग। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? सिमिलर टाइप की क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये पॉइंट ए बताया गया है और ये पॉइंट बी बताया गया है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। ठीक है, तो ये सिंपली सीरीज पैरेलल तो हमें दिख नहीं रहा है ना, नहीं तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के बता देते हैं। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था, लेकिन उसे देखो किस तरह से दिखाया गया था, डायरेक्टली आप नहीं बता सकते थे, इसलिए हमें रीड्रॉ करने की जरूरत पड़ती। ट्राई करो क्या आएगा। सारे कैपेसिटेंस सी हैं। थ्री सी बाई टू एक आंसर है, 3c/4। थ्री सी एक आंसर है। थ्री सी बाई टू। तो मेनली 3c/2 और 3c/4 में कंफ्यूजन हो रहा है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मैं पॉइंट्स मिनिमाइज करने की कोशिश करता हूँ। ये पॉइंट ए है, क्या और कोई पॉइंट ए हो सकता है? तो ए से चलने का एक ही रास्ता था, पर बीच में कैपेसिटर आ गया, तो कोई और पॉइंट ए नहीं हो सकता। अब मैं देख लेता हूँ कौन सा पॉइंट बी है। ये पॉइंट बी है, तो क्या और कोई पॉइंट बी हो सकता है? तो हाँ, इस सर्कल पे सारे पॉइंट बी है, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी नहीं है। तो ये पॉइंट भी हमारे पास बी है, ये पॉइंट भी हमारे पास बी है, और किसी पॉइंट की मुझे जरूरत ही नहीं थी। क्या ये पॉइंट बी है? नहीं, क्योंकि ये अगर बी है और आप चलने की कोशिश करो तो बीच में कैपेसिटर है, यहां से चलने की कोशिश करो बीच में कैपेसिटर है, यहां से चलो बीच में कैपेसिटर है। क्या ये ए है? ये ए भी नहीं है, क्योंकि हम ए से भी यहाँ पे चल के नहीं जा सकते, तो इसे मैं कुछ नया नाम दे दूंगा एक्स। तो सर्किट में आप कितने इंटरेस्टिंग पॉइंट बचे? 3। एक तो हो गया ए और बी, जिनके भी बीच में इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है उन्हें हमेशा एंड्स पे ड्रॉ करना चाहिए, इससे सर्किट थोड़ा सुंदर लगेगा। और एक तीसरा पॉइंट हमें दिख रहा है, तो उसे मैं बीच में कहीं ड्रॉ कर लेता हूँ एक्स। ठीक है ना, अब मैं देखूंगा हर कैपेसिटर किसके बीच में लाई कर रहा है। तो आप देख सकते हो ये सिंपली एक्स और बी के बीच में लाई कर रहा है, उसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ये वाला कैपेसिटर भी एक्स और बी के बीच में लाई कर रहा है यहाँ पे। ये वाला कैपेसिटर भी एक्स और बी के बीच में लाई कर रहा है यहाँ पे। और ये वाला कैपेसिटर लाई कर रहा है ए और एक्स के बीच में। तो ये तीनों हमें साफ तरीके से दिख रहे हैं किसके अंदर है? पैरेलल के अंदर। तो सी 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 पैरेलल में कितना हो जाएगा भाई? 3c। अब आप इसे और सिंप्लीफाई करके बनाओ तो एक ए के पास में सी है, और इन तीनों को रिप्लेस कर सकता हूं मैं किससे? 3c से। और ये पॉइंट है आपका बी। तो सी और 3c सीरीज के अंदर है, तो सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C1C2 बाय C1 प्लस C2। तो C इंटू 3c अपॉन C प्लस 3c। यहां से आंसर मिलेगा 3c/4। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या था? 3c/4। समझ आया सभी को? अगर आ गया तो सेकंड पार्ट का आंसर बताओ। एकदम सेम क्वेश्चन है सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट में बस नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को बढ़ा दिया गया है। सारे कैपेसिटर की वैल्यू सी ही है। ये पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट है ए। तो सभी लोग आंसर 3c बता रहे हैं। मैं रीड्रॉ कर लेता हूं। ये पॉइंट ए हो गया है, ये पॉइंट भी ए है, और ये पॉइंट भी ए होगा। ठीक है ना, देख लेते हैं सिंपली। ये ए हो गया, ये बी हो गया, कोई अननोन पॉइंट तो है नहीं। ये ए और बी के बीच में सी, ये ए और बी के बीच में सी, ये आप देख सकते हो ए और बी के बीच में सीरीज में 2 सी लगे हुए थे, तो ये बेसिकली क्या है? C/2 है। तो ए और बी के बीच में C/2।
और ये भी ए और बी के बीच में क्या है, c/2। और पैरेलल में तो सिंपली ऐड करना होता है। आंसर क्या मिला, 3c। किसी को कोई डाउट? आगे देखो, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ये जो वायर इस तरह से बनाया गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो ऊपर से जा रहा है, ये दोनों वायर्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना। ये वायर जो नीचे से गया है उसके ऊपर से ये वायर उछल के जा रहा है, इनमें कोई कनेक्शन नहीं है। अरे कैपेसिटेंस फिर से सी है, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है ए और बी के बीच में। फिर से सबसे पहले पॉइंट मेथड ट्राई करेंगे। क्या आंसर आ रहा है थर्ड पार्ट का? 3c। सभी लोग 3c बता रहे हैं। देख लेते हैं, ये पॉइंट है ए, तो ये पॉइंट बी क्या होगा, ए हो जाएगा हमारा। ये पॉइंट है बी, तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा। और कोई पॉइंट तो है भी नहीं पूरे सर्किट में, ए और बी। ये ए और बी के बीच में एक सी, ये ए और बी के बीच में एक सी। ये आप देख सकते हो जो नीचे वाले वायर में है, ये दोनों सीरीज में ही है, सी और सी, तो ये क्या हो जाएंगे, c/2। और ये भी ए और बी के बीच में ही है। और सिमिलरली ये जो ऊपर से गया था ये भी सीरीज में ही है, एक ही वायर है, क्योंकि ये भी कितना हो जाएगा, c/2। फिर से आप देख सकते हो c 2c प्लस c/2 प्लस c/2 मिल गया हमें इक्विवेलेंट 3c, ठीक है। फोर्थ का ट्राई करो, फोर्थ का आंसर क्या आएगा? फोर्थ में और थर्ड में अंतर क्या है? फोर्थ में यहाँ पे कनेक्शन बना दिया गया है, ठीक है ना, ये दोनों जॉइंट है, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट है, जबकि यहाँ पे वो जंप करके ऊपर से चला गया था। देख लेते हैं, फिर से इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, इसे नाम दे देते हैं बी। अब देखो यहाँ पे आप किसी भी रास्ते से नहीं आ सकते, तो इसे कुछ और नाम देना पड़ेगा, एक्स। यहाँ मैं बना लेता हूँ ए, यहाँ पे मैंने बना लिया बी, और यहाँ बना लिया एक्स, ठीक है। ए और बी के बीच में ये कैपेसिटर दिख रहा है, ए और बी के बीच में ये भी दिख रहा है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं ए और एक्स के बीच में ये है, ए और एक्स के बीच में ये है, तो दो कैपेसिटर तो ए और एक्स के बीच में, और दो कैपेसिटर बी और एक्स के बीच में। तो इस तरह का कुछ सर्किट है। ये हम देख सकते हैं कितना हो गया, 2c। ये मिलके भी कितना हो गया, 2c। और ये मिलके भी कितना हो गया, 2c। तो अगर आप इसे रीड्रॉ करो तो यहाँ पॉइंट है ए, यहाँ पॉइंट है बी, एक उनके बीच में डायरेक्टली 2c हमें मिल ही गया, ये ऊपर वाला। और एक ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए। कितना हो जाएगा ये आप कह सकते हो कि एक 2c और दूसरा 2c सीरीज में आ चुके हैं। तो ये इक्विवेलेंट निकाल के कितना आ जाएगा, हमें पता है 2c और 2c इक्विवेलेंट में हमें मिल जाएगा c।
सी और 2C को पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट आपको कितना मिल जाएगा, C प्लस 2C यानी कि 3C। तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है, 3C आ रहा है। तो ये तरीका है, यहाँ पे जॉइंट लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, दोनों ही केस में आंसर क्या आया, 3C ही आया। ठीक है ना, थोड़ा बहुत फील आ रहा होगा पॉइंट मेथड का। आगे देख लो, 5th और 6th क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है, सारे कैपेसिटर्स की वैल्यू C है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, A और B के बीच में। क्या ये हो सकता है पॉइंट मेथड से? ठीक है, तो कुणाल का आंसर C/2, विदित का 5C, अभिरूप C/2। ट्राई करो सभी लोग। काफी ज्यादा प्रकार के आंसर आ चुके हैं। C/2 मैक्सिमम नंबर पे, फिर 5C, 4C, 7/3C। ठीक है, 7C/3 भी 2 लोगों का है। करना तो वही था आपको, पॉइंट्स मिनिमाइज करने थे। इस पॉइंट का नाम A है, ना मैं इधर चल सकता हूँ, ना मैं इधर चल सकता हूँ, मैं किधर चल सकता हूँ, इधर। इधर चले तो ये है A और ये भी है A। यहां से यहां नहीं चल सकते, यहां नहीं चल सकते, लेकिन यहां तो चल सकते हैं। तो ये पॉइंट है B और ये पॉइंट भी है B। सारे पॉइंट्स का नाम आ चुका है और सब या तो A है या तो B है। बना लेता हूं, ये A और B के बीच में एग्जैक्टली, ये भी A और B के बीच में है एग्जैक्टली, ये A और B के बीच में है, ये भी A और B के बीच में है, और ये भी A और B के बीच में है। तो 5 कैपेसिटर्स A और B के बीच में है, 5C आंसर हो जाएगा, पांचों पैरेलल में। समझ आया? तो सिंपल था, बस आपको पॉइंट्स पहचानने हैं। ठीक है ना, कौन सा पॉइंट A हो सकता है, कौन सा पॉइंट B हो सकता है। आखिरी क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं, 6th क्वेश्चन जो है। A B कैसे हुआ ये मैं बोलूं, कोई पूछ रहा है तो हमें पता है अगर कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है तो नाम सेम रहता है। यहाँ पे अगर A है तो ये ऑब्वियसली ये पॉइंट भी क्या होगा, A होगा, और ये भी क्या होगा, A होगा, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है तो ये सब क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। ये B है, ये B होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। ठीक है, 6th का आंसर। तो जिन लोगों ने कर लिया था अच्छी बात है। यहाँ पे भी हमें A और B के बीच में इक्विवेलेंट बताना है 6th क्वेश्चन में। तो इसका तो सभी लोग बता पा रहे हैं क्योंकि सबको दिख रहा है। ये पॉइंट A है तो ये पॉइंट भी क्या हो गया, A हो गया। ये पॉइंट B है तो ये पॉइंट भी क्या हो गया, B। ये भी A और B के बीच में, ये भी A और B के बीच में, A और B के बीच में, A और B के बीच में। 4 कैपेसिटर्स A और B के बीच में, 4C।
ठीक है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा, 4C हो जाएगा। रीड्रॉ भी करते तो हम ए और बी के बीच में 4 कैपेसिटर्स बनाए गए हैं, इस तरह से दिखा सकते हो, चारों के चारों ए और बी के बीच में। कोई डाउट किसी को पॉइंट मेथड में? तो इसके जो क्वेश्चन होंगे आपको क्लियरली दिख जाएंगे। या तो अगर कोई क्वेश्चन पॉइंट मेथड से नहीं सॉल्व हो रहा, इसके बाद हम दूसरे मेथड पे मूव करते हैं, ठीक है ना। और ट्राई कर सकते हो, जैसे 7th है, 8th है, ट्राई कर लो। 7th का आंसर क्या आएगा? सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? सभी लोगों को दिख रहा होगा। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी है। अगर इस तरह से कनेक्शन दिया हुआ है तो ये पॉइंट अगर ए है तो यहां से चल के हम बता सकते हैं ये पॉइंट भी ए होगा। ये पॉइंट अगर बी है तो यहां से चल के हम बता सकते हैं ये पॉइंट भी बी होगा। ये भी ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, तीनों ए और बी के बीच में, तो आंसर क्या होगा? 3C, ठीक है ना। तो ये वाला मेथड तो काफी सिंपल भी है और सबको समझ भी आ ही रहा है। तो आगे चल लेते हैं अगले मेथड पे। अब अगर कोई क्वेश्चन पॉइंट मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर आप जो अगला मेथड देखने की कोशिश करते हो उसे हम बोलते हैं मिरर सिमेट्री, या लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोला जाता है इसे। तो मिरर इमेज के बारे में सबको पता होगा, ठीक है ना। जैसी चीज मिरर के लेफ्ट साइड में होगी वैसी ही चीज मिरर के राइट साइड में होगी, ठीक है। इस पे बेस्ड हमारे सर्किट जो होंगे वो इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। जैसे देखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं बताऊंगा। पहले सर्किट देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल में हमने लिया। मान लो कि ये सर्किट आपको दिया गया है इस तरह से। मैं यहाँ पे डेटा ही ले लेता हूँ। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं। ये मान लो 2 माइक्रोफैरेड है, ये भी 2 माइक्रोफैरेड है, ये 4 माइक्रोफैरेड है और ये 4 माइक्रोफैरेड है, और ये मान लो बीच में लगा हुआ है 5 माइक्रोफैरेड। क्या आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो पॉइंट मेथड से? क्या हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्या पॉइंट मेथड से? ट्राई करो एक बार। सुमित ने बड़ी जल्दी नो लिख दिया है, क्योंकि बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर इसे मिरर सिमेट्री में पढ़ाया जा रहा है तो पॉइंट मेथड से नहीं हो पा रहा होगा। दिक्कत ये है कि पॉइंट मेथड से आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, लेकिन ये सी होगा, ये डी होगा। 4 पॉइंट पहले थे, 4 पॉइंट अब हैं, कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, कुछ खास बात है एक सर्किट के बारे में। खास बात यह है कि ये सर्किट थोड़ा सा सिमेट्रिकल दिख रहा है आपको। और किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल दिख रहा है, तो मैं बता सकता हूं कि ये कैपेसिटर अगर नहीं होता बीच में तो जैसी चीज लेफ्ट में है वैसी ही चीज राइट में है, सर्किट पूरा क्या दिखता? सिमेट्रिकल दिखता, ठीक है। तो मिरर सिमेट्री से जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं उसमें आपको करना क्या होता है, नोट करना। आपको करना होता है जंक्शन ब्रेक। हमें क्या करना होगा? जंक्शन को ब्रेक करना होगा। अब जंक्शन क्या होता है हमें पता ही है। यहां पे हम देख रहे हैं एक जंक्शन तो ये है और एक जंक्शन ये है, ठीक है ना। जंक्शन को जब भी आप ब्रेक करोगे किसी भी सर्किट में तो इस तरह से ब्रेक करना है। अगर आप मिरर सिमेट्री से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो जंक्शन को इस तरह से ब्रेक करना है कि किसी भी कैपेसिटर का चार्ज फ्लो करके अगर जाए तो उसकी मिरर इमेज के अंदर जाए। सबसे पहली चीज तो मैं अगर आपको बोलता कि सर्किट में कहीं पे मिरर रखो ताकि सर्किट एकदम सिमेट्रिकल दिखे, तो आप मिरर कहां रखते? आप ऑब्वियसली मिरर कहां रखते? इसके ऊपर रख देते इस तरह से। अगर मैं इसके ऊपर मिरर रख दूं तो जो चीज लेफ्ट में है वही चीज राइट में है। अब बात आती है कि हमें इस जंक्शन को ब्रेक करना है। तो हर कैपेसिटर में जो चार्ज फ्लो करके आएगा वो उसकी इमेज में फ्लो करके जाएगा। आप देख सकते हो इस 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर का इमेज जो बनेगा वो कहां होगा? यहां। इस 4 का जो इमेज है वो कहां है? यहां। यानी कि जो चार्ज इस 2 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर में फ्लो करेगा वही चार्ज राइट वाले 2 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर में भी फ्लो करना चाहिए।
यानी यहां से चार्ज डायरेक्टली फ्लो करके इधर चला जाना चाहिए और यहां से चार्ज डायरेक्टली फ्लो करके यहां चला जाना चाहिए। तो क्या इस बीच वाले 5 माइक्रोफैरेड पे कोई चार्ज जाएगा? नहीं, क्योंकि जो चार्ज यहां से आया वो सारा यहां चला गया, यहां से आया वो सारा का सारा यहां चला गया। तो आप जंक्शन को इस तरह से ब्रेक कर दो, यहां से रास्ता ही नहीं होगा अगर, तो कोई भी चार्ज 5 माइक्रोफैरेड पे कैसे जाएगा? तो हमने जंक्शन से यहां से एक तो ब्रेक कर दिया और दूसरा मैंने यहां से ब्रेक कर दिया। इसकी वजह से ये कैपेसिटर क्या हो गया आपका? वेस्ट हो गया। अगर ये कैपेसिटर वेस्ट हो गया तो अब सिंपली हम सर्किट में देख सकते हैं ये दोनों कैपेसिटर किस में आ गए हैं? सीरीज। ये दोनों किस में आ गए हैं? सीरीज। और फाइनली ये दोनों किस में आ गए हैं? पैरेलल। तो ये हो गया 2 और 2 हो गया 1, 4 और 4 हो गया 2 और 2 और 1 हो गया 3। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या मिली आपको? 3 माइक्रोफैरेड। मैं फिर से एक चीज बता रहा हूं आपको सर्किट में। पहली चीज तो क्या करना है, आपको सर्किट में ऐसी जगह देखनी है जहां पे कि आप मिरर प्लेस कर सको, ताकि मिरर प्लेस करने के लेफ्ट साइड में जैसा सर्किट दिख रहा है एग्जैक्टली वैसा ही सर्किट दिखे मिरर के राइट। सेकेंड चीज, अगर उस मिरर के नीचे कोई जंक्शन लाई कर रहा है, अगर उस मिरर के नीचे कोई जंक्शन लाई कर रहा है तो उस जंक्शन को आपको इस तरह से ब्रेक करना है कि किसी भी कैपेसिटर का चार्ज फ्लो करके उसकी इमेज के अंदर जा सके। जैसे कि मैंने देखा कि इस 2 माइक्रोफैरेड का चार्ज उस 2 माइक्रोफैरेड में जा सके, तो ये कनेक्शन नहीं होना चाहिए, तो मैंने यहां से कनेक्शन हटाया। सिमिलरली इस 4 का चार्ज इस 4 में जाना चाहिए, तो मैंने यहां से कनेक्शन हटाया। अगर मैंने यहां से कनेक्शन हटा दिया और यहां से कनेक्शन हटा दिया है तो ये 5 माइक्रोफैरेड तो सर्किट से बाहर हो ही गया है, तो उसे ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सिंपली सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे बोला जाता है मिरर सिमेट्री का मेथड। एक और खास बात है इसमें जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि सर्किट में जब भी आप मिरर प्लेस करोगे तो मिरर कैन ओनली बी प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ए बी। ए और बी एक्सिस, जिस ए और बी के अबाउट आप सी इक्विवेलेंट अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर पर ही आप क्या रख सकते हो? मिरर को रख सकते हो। समझ आई बात? और कोई तरीका नहीं। इंपॉर्टेंट बात आप जरूर याद रखना कि मिरर आप रख सकते हो ए और बी एक्सिस के परपेंडिकुलर ही। ठीक है, तो इसमें भी हमें दिख रहा है मिरर कहां रखा जाएगा? इस के ऊपर। तो ये जंक्शन हट जाएगा, ये जंक्शन हट जाएगा, बीच वाली चीज वेस्ट हो जाएगी। ये पूरा आपको दिख रहा होगा, ये पूरा किस में आ चुका है? सीरीज में। और ये नीचे वाले दो क्या हैं? सीरीज में। तो ये सी 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 सीरीज में 4 कैपेसिटर्स हैं, तो ये हो गया C/4 और 2 कैपेसिटर ये हो गया C/2। ये दोनों पैरेलल में है, तो C/4 प्लस C/2 ये आपको मिल गया 3C/4। ये आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है? 3C/4 इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, सेकंड का आंसर क्या आएगा? तो सेकंड का आंसर सी बता रहे हैं सभी लोग। ठीक है, तो जंक्शन आपको ब्रेक करना है इस तरह से कि सारे चार्जेस फ्लो करके उनकी इमेज में जा सके। तो यहाँ का चार्ज कहाँ जाना चाहिए? यहाँ पर। यहाँ का चार्ज कहाँ जाना चाहिए? यहाँ पर। यहाँ का चार्ज कहाँ जाना चाहिए? यहाँ पर। ये वाला वेस्ट हो गया, ये वाला वेस्ट हो गया, ये चारों हो गए सीरीज में, ये चारों हो गए सीरीज में, और ये दोनों हो गए सीरीज में, और फिर तीनों किसमें है? पैरेलल। तो ये आपका C/4, ये C/4 और ये आपका C/2, सब मिलके कितना हो गया? C। ठीक है ना? तो C आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। थर्ड ट्राई करो सभी लोग, थर्ड का आंसर क्या आएगा? अगर मैं मिरर को यहां रख देता हूं तो सर्किट आपको सिमेट्रिक दिखेगा। ठीक है ना? इसके अबाउट सर्किट कैसा दिखेगा? सिमेट्रिक दिखेगा। अब बात आती है जंक्शन को ब्रेक करना। तो जंक्शन है कौन सा वाला? आप देख सकते हो
अब ये भी कोई बोल सकता है कि यहाँ तो एक ही कैपेसिटर है तो सिमेट्रिक कैसे होगा, ठीक है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इसे स्प्लिट करके मैं 2C और 2C इस तरफ बना सकता हूँ ताकि इक्विवेलेंट तो C ही रहेगा। या फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा मान लो ये बीच में ही था, ठीक है। मान लेता हूँ ये मिरर के जस्ट नीचे, ये भी मिरर के जस्ट नीचे। जंक्शन जो है वो कौन सा वाला है, ये आपका जंक्शन है, हमें इसे ब्रेक करना है, ठीक है। इसे इस तरह से ब्रेक करना है कि सारे चार्जेस फ्लो करके अपनी इमेज के अंदर जाएं। इसका मतलब क्या है कि ऊपर जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो तो ऑब्वियसली सीधा सीधा फ्लो करता रहेगा, इसे ब्रेक करने की तो बात ही नहीं थी क्योंकि ये कोई जंक्शन ही नहीं है, यहाँ तो आपने मिरर प्लेस किया है, ठीक है ना। इस तरह से जंक्शन तो सिर्फ एक है, ये वाला। अब इसे किस तरह से ब्रेक किया जाए, तो हम देख सकते हैं इस कैपेसिटर की जो इमेज है वो कौन सा वाला कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर है। यानी यहां से जो चार्ज फ्लो करके जाए वो यहां जाना चाहिए, इसे मैं Q1 बोल दूं तो ये Q1 होना चाहिए। सिमिलरली यहां से जो चार्ज फ्लो करके जाए वो अपनी इमेज इसमें जाना चाहिए, इसे मैं Q2 बोल सकता हूं अगर ये Q2 है। तो जंक्शन किस तरह से ब्रेक होगा, जंक्शन कुछ इस तरह से ब्रेक होके दिखेगा आपको। ये बीच वाला कैपेसिटर तो एज इट इज रहेगा क्योंकि वो तो जंक्शन पे था ही नहीं, ये नीचे वाला भी एज इट इज रहेगा, ये पॉइंट ए, ये बी, और ये जो ब्रेक होगा ये कुछ इस तरह से ब्रेक होगा ताकि इसका चार्ज फ्लो करके इसमें जा सके, सिमिलरली इसका चार्ज फ्लो करके इसमें जा सके। अब हमें इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, तो आप देख सकते हो ये कितना हो जाएगा आपका C/2, C/2 और C पैरेलल में ये मिलके हो गए 3C/2, 3C/2 और ये दोनों C ये सीरीज में है, तो इन सभी का इक्विवेलेंट हमें कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 3C/2 इंटू C/2 अपॉन 3C/2 प्लस C/2 यानी कि 3C/8। तो ये इक्विवेलेंट आपको मिल चुका है ऊपर वाली सारी चीज का। सिमिलरली इन दोनों का ये हो गया C/2, ये C/2 प्लस C 3C/2, तो 3C/2 और 3C/8 ये पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट को मैं बोल सकता हूँ 3C/2 प्लस 3C/8, यहां से 8 15C/8 आपका आंसर आएगा। ब्रेक करना था, ठीक है ना। अगर आपने गलती से इस वायर को ब्रेक कर दिया तो आपने गलती की, इसे ब्रेक कर दिया तो आपने गलती की, आपको इस जंक्शन को ब्रेक करना था, ये इस तरह से जो बीच में दिया हुआ है इस तरह से। अब क्योंकि इसके अबाउट मिरर ऐसे रखा गया था, अगर इसे मैं बोलूं ये मिरर है, तो ये जंक्शन दो तरीके से ब्रेक हो सकता था, एक तो इस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना, और दूसरा जो मैंने ब्रेक किया है इस तरह से। तो इस तरह से अगर आप ब्रेक कर दोगे तो गलत क्यों हो जाएगा, इसका कारण है कि क्योंकि इसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है फ्लो करके इसमें जाना चाहिए, तो वो तभी पॉसिबल है अगर ऐसा रास्ता हो। तो आपको इस तरह से सर्किट ब्रेक करना था, ना कि इस तरह से सर्किट ब्रेक करना था। समझ आ रहा है किसी को, कोई और डाउट? उसके बाद सिंपली मैंने एक बार सर्किट अगर ब्रेक कर लिया है तो मैंने बस कैलकुलेट किया है सी इक्विवेलेंट। अगर समझ आया तो फोर्थ वाले का आंसर बताओ क्या आएगा, फोर्थ वाले का आंसर कुणाल निकाल के बैठे हैं 3C/8। हाँ, किसी ने डाउट पूछा है कि क्या ऊपर वाला और नीचे वाला मिरर में नहीं आ सकता, तो बेटा एक जो सिंपल सी चीज मैंने बताई कि मिरर हमेशा AB के परपेंडिकुलर ही रखा जा सकता है, तो अगर मिरर आप ऐसे लेटा के रख दोगे तो वो तो AB के पैरेलल हो जाएगा, तो वो आप लगा ही नहीं सकते मेथड। मिरर आपको परपेंडिकुलर ही रखना है, ठीक है ना। तो दो लोगों का फोर्थ का आंसर आ गया है 3C/8, जल्दी से बता दो किसी का और आ रहा है। से एक कैपेसिटर उड़ा दे रहे हैं फिर भी आंसर कैसे सही आ रहा है, उड़ा नहीं दे रहे हो तुम, उस कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं जा रहा, तो उसके होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। काफी लोगों का आंसर 7C/8 आ रहा है। देख लेते हैं मिरर हम कहां पे लगाएंगे, AB के परपेंडिकुलर मिरर लगाना है आपको, तो यहां से समझ आता है कि मिरर जो लगेगा वो तो इसी तरह से लग सकता है, ठीक है ना। ऊपर वाला कैपेसिटर तो सेफ है क्योंकि वो जंक्शन पे नहीं है, जंक्शन आपको यहां दिख रहा है, तो इस जंक्शन को ब्रेक करना है और इस तरह से ब्रेक करना है कि कैपेसिटर का चार्ज उसकी इमेज में जा सके। इस कैपेसिटर की इमेज ये है, इस कैपेसिटर की इमेज ये है, यानी यहाँ का चार्ज Q1 बह के जाए यहाँ पे Q1, यहाँ का चार्ज Q2 बह के जाए इसके अंदर Q2। सर्किट जो दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको।
जो कि गलती से मैंने पहले ही बना दिया था, ये ए और ये बी। अब इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने से हमें इक्विवेलेंट मिलेगा। ये सी और सी सीरीज में हो गए, ये आपको मिल गया c/2। यहाँ पे देख सकते हो ये c/2 है और इसके साथ मिलके ये हो जाएगा 3c/2, और ये 3c/2 और ये दो कैपेसिटर cc जो है वो किस में हो गए, सीरीज में। तो फिर से हमें मिलेगा 3c/2 इंटू c/2 अपॉन 3c/2 प्लस c/2, यानी कि 3c/8। ठीक है ना। फाइनली सी इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा आपको, 3c/8 प्लस c/2 यानी कि 7c/8। तो ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस।